नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अरुंधति आप सबों का मैला आंचल के पृष्ठ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह वर्ष फणीश्वरनाथ रेणु की जन्मशती वर्ष के रूप में हम सभी मना रहे हैं। इसमें देश के अलग अलग शहरों से प्रसिद्ध आलोचक कवियों के मुख से रेणु जी के संस्मरण, उनके वक्तव्य हमें सुनने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों हिंदी के वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल तथा आलोचक वीरेंद्र यादव जी, प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय जी को रेणु जी पर हम सभी ने सुना। इस अंक में हम आपको एक ऐसे लेखक से मिला रहे हैं जो न केवल कहानीकार हैं बल्कि उपन्यासकार और नाटककार भी हैं। इसके अलावा वह बरसों से रंग समीक्षा भी लिखते रहे हैं। संयोग से इस लेखक का संबंध उस ऑल इंडिया रेडियो से भी रहा जहां से कभी फणीश्वरनाथ रेणु भी काम करते थे। मैं आप सबके सामने ऋषिकेश सुलभ जी की बात कर रही हूं, जो बचपन से ही रेणु के गहरे प्रशंसक रहे हैं और उनके साहित्य के अच्छे पाठक भी रहे हैं। वह इस अंक में आपको रेणु के व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बातें कहेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, रेणु एज ए पर्सन। रेणु जी वर्षों से पटना ऑल इंडिया रेडियो में रहे और वहां रेणु जी को लेकर किस तरह की बातें होती रही हैं और उनकी कैसी छवि रही है, इस पर भी सुलभ जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम सुनते हैं सुलभ जी से रेणु के जीवन और उनके व्यक्तित्व तथा लेखन के बारे में कुछ अनछुए प्रसंग। सन 1968 की बात है, जब मेरे पिता मुझे लेकर पटना आए थे और हम लोगों ने पटना के पूर्वी लोहानीपुर नामक मोहल्ले में रहना शुरू किया था। पूर्वी लोहानीपुर जहाँ उसका हिस्सा जहाँ समाप्त होता है, ठीक उसके पास ही वह गोल पार्क है जहाँ रेणु जी रहा करते थे। जाने की कोई सुबह होगी, मैं पिता के साथ जा रहा था। 13-14 साल मेरी उम्र रही होगी और ठीक मेरे आगे लंबे बालों वाले एक लंबी काया वो चले जा रहे थे। पीछे पीछे मैं और मेरे पिता थे। मैंने पिता से पूछा था, मेरी स्मृति में ये दर्ज है कि मैंने पिता से पूछा था ये कौन है। तो पिता ने बताया था कि ये फणीश्वरनाथ रेणु हैं और ये लेखक हैं। पिता उनको पहचानते थे पहले से, कहीं देखा होगा उन्होंने, तस्वीरें देखी होंगी, जो भी है। उसके बाद वहाँ से दूसरे चौराहे तक, जहाँ दूसरा छोटा सा गोल पार्क है, जहाँ आजकल दिनकर जी की मूर्ति लगी हुई है और जिसको दिनकर गोलंबर कहते हैं, वहाँ तक रेणु जी पैदल गए। मैं देख रहा था, मेरी स्मृति में है। और फिर वहाँ से वो रिक्शा करके आगे निकल गए। वह दृश्य आज भी मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों है। फिर लगभग 1.5 या 2 वर्ष बाद जब मैट्रिक की परीक्षा मैंने दे ली तो मैंने मैला आंचल पढ़ा और पिता ने बताया कि ये वही हैं जिनको उस दिन तुमने सड़क पर देखा था। फिर मैंने पिता को बताया कि मैं उस दिनकर जो चौराहे के पास एक छोटी सी मैगजीन की दुकान थी, अब तो वो काफ़ी बड़ी हो गई है, और कृष्णा जी जो मेरी ही उम्र के थे, मेरे मित्र थे, उनकी छोटी सी मैगजीन की दुकान थी। वहाँ मैं पत्रिकाएं लेने जाता था, नंदन, पराग जैसी पत्रिकाएं। वहाँ शाम के समय रेणु जी अक्सर आते थे पत्रिकाएं लेने। वो मेरी स्मृति में है। मैंने बताया कि मैंने इनको और भी कई बार देखा है वहाँ पर, पिता को। तो ये पहली स्मृति है रेणु की। फिर मैंने मैला आंचल पढ़ा। मैं नहीं जानता उस समय कितना समझ पाया, लेकिन ये लगा जैसे कि यह अपनी कथा है,
अपने गांव घर की कथा है, इसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कुछ है जो मेरे योग्य है, मेरे लायक है, मेरे जीवन के लायक है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। फिर जो दूसरी बड़ी स्मृति दर्ज है वो है 8 अप्रैल 1974 की, जब जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन में शामिल हुए थे। 1974 के संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था उसमें जयप्रकाश जी 8 अप्रैल को वो जुलूस निकला था जयप्रकाश जी के कदम को आवाज से, और बहुत थोड़े से लोग थे उस जुलूस में। जो भी लोग थे, जितने लोग थे, वे सब के सब मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए चल रहे थे, और आगे एक गाड़ी में जयप्रकाश नारायण थे, और उस जुलूस में सबसे पीछे जो लोग चल रहे थे, मुश्किल से उस जुलूस में 100-150 लोग होंगे, उसमें रेणु जी थे मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए। मैंने देखा है उस जुलूस को, उस मौन जुलूस को। वो उसी दिन जयप्रकाश नारायण ने यह घोषणा की थी कि वे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो ये दो स्मृतियां रेणु की बहुत ही मेरे दिमाग में, मेरे मानस पटल पर अंकित हैं, और हमेशा जब भी मैं रेणु को याद करता हूँ तो वो दृश्य, खास तौर पर 8 अप्रैल का दृश्य याद आ जाता है कि हजार हजार शब्द, न जाने कितने पन्ने जिन्होंने लिखे, वे मौन मूक प्रतिरोध करते हुए जुलूस में बढ़ते हुए रेणु जी की एक और स्मृति है। स्मृतियां तो कई हैं। हम लोग की उम्र कम थी और कॉफी हाउस, नया नया लेखक बनने का चस्का लगा था, हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया था। और कॉफी हाउस उन दिनों, पटना का कॉफी हाउस जो डाक बंगला रोड में था, एग्जीबिशन रोड और फ्रेजर रोड के बीच में जो सड़क है, उस सड़क पर था। उस कॉफी हाउस में तमाम लिखने पढ़ने वाले पत्रकार, रंगकर्मी, ये लेखक सब जुटते थे, संगीत से जुड़े हुए लोग, एक जमावड़ा होता था। और कॉफी हाउस में घुसते ही सामने बाईं तरफ जो सोफा लगा हुआ होता था, बाकी में कुर्सियां और टेबल था, ये सोफा था, सोफे के बीच में वहां रेणु जी अक्सर बैठा करते थे। रेणु जी के साथ जो लोग होते थे उनमें छाया की तरह मेरे शिक्षक भी रहे हैं, डॉक्टर रामवचन राय रहा करते थे, जितेंद्र सिंह जो बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे वे होते थे, सतीश आनंद जो युवा उस समय के रंगकर्मी थे वे होते, और भी बहुत सारे लोग, रिपुदमन सिंह थे हम लोग के मित्र, वे हुआ, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। हम लोग बिल्कुल नए थे, अभी बिल्कुल नए थे, तो उस सोफे पर तो जगह मिलती नहीं थी। सोफे के पीछे फिर कुर्सियों की एक कतार लगती थी, उन कुर्सियों की कतार पे कभी जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर कुर्सियों के पीछे खड़े होकर हम लोग बातचीत सुना करते थे। अमूमन जगह मिल जाती थी पिछली कतार जो होती थी उसमें। और रेणु जी को ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनको बोलते हुए सुना है, इतने निकट से सुना है, लोगों से बातचीत करते हुए, संस्मरण सुनाते हुए, घंटों कॉफी हाउस में उनको निहारने का सुख, वैभव मुझे मिला है। और फिर एक और चीज याद आ रही है कि ये भारतेंदु का नाटक अंधेर नगरी, उन दिनों कला संगम पटना की बड़ी प्रसिद्ध नाट्य संस्था थी, उसके मंचन का निर्णय लिया अंधेर नगरी के, और उसका रिहर्सल शुरू हुआ। पूर्वाभ्यास में पता चला कि रेणु जी इसमें महंत की भूमिका कर रहे हैं। सतीश आनंद नाटक के निर्देशक थे, वे बहुत ख्यात थे, उस कम उम्र में ही उनकी बड़ी ख्याति थी। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। हम लोग को लग रहा था कि रेणु जी से उनके इतने निकट के संबंध है कि रेणु जी तैयार हो गए होंगे, और हम लोग रिहर्सल करते रहे। अंत में हम लोग को लगता था कि रेणु जी आ तो नहीं रहे रिहर्सल में, तो कहीं ये झूठ तो नहीं है। लेकिन रेणु जी एक दिन आए, पता चला कि आज रेणु जी आएंगे और आज से रेणु जी रिहर्सल में उपस्थित होंगे और ये नाटक मंचित होगा। लेकिन इमरजेंसी का समय था, और उस समय सरकार, पहले का यही एक कानून है, अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून था कि जो भी नाटक मंचित होगा जिला प्रशासन उसकी स्क्रिप्ट पहले देखेगा और अनुमति देगा।
तो सतीश आनंद ने उस दिन रिहर्सल में, जिस दिन रेणु आए, रेणु के सामने यह घोषणा की कि जिला प्रशासन ने मना कर दिया है और हम लोगों के हाथ से ये सौभाग्य छिन गया है कि हम लोग रेणु जी के साथ नाटक मंचित करें। काश ये हुआ होता नाटक का मंचन और रेणु मंच पर रेणु ने भूमिका की होती, तो शायद यह इतिहास का एक ऐसा पन्ना होता जो दुर्लभ पन्ना होता, जिसको हम लोग बार बार देखना पढ़ना चाहते। लेकिन यही आपको एक बात बताते चलूं कि तारिणी प्रसाद निर्झर एक पूर्णिया में हुआ करते थे। तो टीकापट्टी एक गांव है समेली के पास, समेली अनूप लाल मंडल बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। उनके उपन्यास, एक उपन्यास पर बहू रानी फिल्म भी बनी थी। तो टीकापट्टी सांस्कृतिक केंद्र था। सन 1915 में गांधी भारत आते हैं और 1915 में टीकापट्टी में रंगमंच स्थापित होता है। तो कितना पुराना रंगमंच है आप सोचिए, ओपन एयर थिएटर है वो, और वहां आज भी नाटक होते हैं। तो तारिणी प्रसाद निर्झर ने बताया था कि टीकापट्टी में नाटक होता था और टीकापट्टी में उस मंच पर रेणु ने भी अभिनेता के रूप में काम किया था। उन्होंने मंचन में भाग लिया था। तारिणी प्रसाद निर्झर स्वतंत्रता सेनानी थे, रेणु के हम उम्र थे, उनके साथ के थे। और मैला आंचल उपन्यास में टीकापट्टी ही चंदनपट्टी के रूप में आता है। चंदनपट्टी एक गांव जिसका जिक्र बार बार मैलांचल में आता है, वो टीकापट्टी ही है। तो इस तरह अंधेर नगरी से जुड़ा एक संस्मरण है कि रेणु जी उस दिन आए रिहर्सल रूम में, एसपी वर्मा रोड में वो जगह थी जहां हम लोग रिहर्सल करते थे पटना के। और उसी दिन ये निर्देशक ने बताया कि यह नाटक नहीं हो सकता क्योंकि जिला प्रशासन ने नाटक करने की अनुमति नहीं दी है। तो रेणु जी से जुड़ी ये स्मृतियां या ये बातें, और एक रेडियो को लेकर के भी है कि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो ये पता उस समय भी पहले से भी था कि रेणु जी ने कुछ दिनों तक नौकरी में की है रेडियो में, लेकिन रेडियो की नौकरी रास नहीं आई। वे हम लोगों की तरह बहुत, जिसको कहें कि बेहया नहीं थे कि समय और जो नौकरियों की जो तुच्छताएं होती हैं उनको झेलते हुए जीवन जी लें। वे क्रांतिकारी थे और क्रांतिधर्मी थे और एक ऐसे रचनाकार थे जो जिनकी रचनात्मक अना का बहुत महत्व था, और नौकरी उन्होंने छोड़ दी। नौकरी उनको पहले भी रास नहीं आ रही थी। जगदीश चंद्र माथुर के दौर में उन्होंने, जगदीश चंद्र माथुर ने कई लेखकों कवियों को नौकरी दी थी बुला करके रेडियो में, रेडियो के को संपन्न करने के लिए। रेणु उसी में आए थे, ये कार्यक्रम सहयोगी थे, प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में। और एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि एक टेबल के चलते उनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। घटना यूं हुई कि रेणु के लिए एक नई मेज बन के आई और एक दूसरी महिला अधिकारी थी जो उनसे वरिष्ठ अधिकारी थी, उनको वो टेबल पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि ये टेबल मैं लूंगी। उन्होंने टेबल उठवा लिया, रेणु जी ने इस्तीफा दिया और रेडियो से निकल गए। हालांकि ये बाहर से दिखने वाला कारण जरूर है, लेकिन भीतर से भीतर रेणु जैसे कि किस्सों से पता है कि परेशान रहते थे। वो नौकरी उनकी की प्रवृत्ति उनकी नहीं थी, वे बंध के जीने के लिए पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में उस महिला अधिकारी के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला। वे बड़े पद पर नहीं के निदेशक के पद पर थी और सचमुच उनका स्वभाव वैसा ही था कि टेबल उठवा लिया उन्होंने, तो उनका स्वभाव वैसा था, दर्प और उनका घमंड बहुत था। और ये हम लोगों ने भी महसूस किया। और जब भी उनके सामने मैं जाता था मुझे रेणु का चेहरा याद आता था और कहीं न कहीं भीतर क्रोध मेरे बढ़ता था कि इस महिला के चलते रेणु जी को अपमानित होना पड़ा है। बहरहाल, तो ये स्मृतियां हैं। और एक और स्मृति मैं चाहता हूं साझा करना कि मैं रेणु जी के गांव गया हुआ था। मैं कई बार गया, जब मैं पूर्णिया में था तो मैं लगातार रेणु गांव जाता रहा। तो रेणु जी की बहन, छोटी बहन महथी देवी, जो अब नहीं रही, महथी देवी से मेरी मुलाकात हुई। तो महथी देवी से मुलाकात हुई तो कुछ संस्मरण हम लोगों ने
सुनना चाहा। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि रेणु जी को एक पर्चा छपवाना था, सन 42 की बात है, पर्चा छपवाना था, पैसे नहीं थे। पत्नी से उन्होंने कहा कि पैसे चाहिए, पत्नी के पास भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा गहना दे दो, मैं इसको बेच करके और पर्चे छपवाऊंगा, ये देश का काम है, आज़ादी की लड़ाई चल रही है। पत्नी ने गहना देने से मना किया। और कोई भी स्त्री, जो भारतीय स्त्री मध्य वर्ग की, अमूमन यानी मध्य वर्ग की, या कोई भी भारतीय समाज का जो ताना बना है, उसमें स्त्रियां अमूमन गहना उनके लिए उनकी संपत्ति है, स्त्री धन है, वो जल्दी देना नहीं चाहती हैं। रेणु जी ने क्या किया कि उनके घर के पीछे कुआं है, आज भी उस कुएं को देखा जा सकता है। उस कुएं के पास गए, सारे वस्त्र उन्होंने उतारे और कुएं के पास एक झाड़ी में रख दिया, पत्थर के पास रख दिया, और एक बड़ा पत्थर कुआं में डाला और खुद झाड़ी में छिप गए। लोगों को लगा कि कुआं में कुछ गिरा, लोग आए, देखा कि वहां पर रेणु जी के कपड़े हैं। सबको लगा कि रेणु ने कुएं में कूद करके जान दे दी। पत्नी लगी रोने की, ये तो मुझसे चूक हो गई, मुझे मालूम होता कि वे ऐसा करेंगे तो मैं गहना दे देती। रेणु प्रकट हुए और फिर उन्होंने गहना लिया, वो गहना बेच करके उन्होंने पर्चा छपवाया। तो ऐसे थे हमारे रेणु, और इस तरह का उनका आरंभिक जीवन था। और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका योगदान सिर्फ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं, नेपाल में भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। नेपाली क्रांति के अग्रदूतों में रहे, वे हथियार लेकर लड़ने वाले लोगों में रहे, वे मूलतः क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी जब लेखक के रूप में परिवर्तित होता है तो उसकी पूरी चेतना कैसे, उसके लेखन की जो चेतना है वो कैसे जनजीवन को प्रभावित करती है, कैसे जीवन को बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल बनाती है, इसको रेणु के रचना संसार में हम देख सकते हैं। एक तरफ उनकी कहानियों में आप देखेंगे कहीं भी आज क्रांति के नाम पर, आज जो विमर्शों के नाम पर जिस तरह की रचनाशीलता को प्रश्रय दिया जा रहा है कि रातों रात रचनाओं में क्रांति होती रहती है, रेणु ने अपने पूरे लेखन में वैसा कहीं नहीं किया है। उन्होंने मनुष्य की जो संवेदना है उस संवेदना को पकड़ा है, और संवेदना उनके यहाँ प्रमुख है, चाहे उनके उपन्यास हो, चाहे उनकी कहानियां हो। उन्होंने निरंतर मनुष्य की गरिमा को, मनुष्य की संवेदना को, उन कोमल तंतुओं को जिनसे मिलकर हमारा जीवन बनता है, जहां से जीवन का प्रवाह पैदा होता है, उन स्थलों को उन्होंने अपनी रचनाओं में चिन्हित किया है। तीसरी कसम की बड़ी चर्चा होती है, उसकी प्रेम कथा के रूप में चर्चा होती है, लेकिन कहीं भी पूरी कहानी में एक जगह भी ऐसा नहीं है जहां हीरामन कोई प्रेम प्रकट करता हो हीराबाई के प्रति, न हीराबाई कोई प्रेम प्रकट करती है। एक जीवन है, एक ऐसा जीवन और भरोसा, विश्वास, मनुष्य पर मनुष्य का भरोसा, विश्वास, ये बड़ी बात है। और इसको इस कोमल अंदाज में, इस नैसर्गिक अंदाज में रेणु रखते हैं कि वह दुनिया की श्रेष्ठ कथाओं में आज तीसरी कसम शामिल है। वहां मनुष्य सर्वोपरि है, रिश्ता, संबंध सर्वोपरि है। जब हीराबाई जब चली जाती हैं और हीरामन जब प्लेटफॉर्म पे छूट जाता है, तो हीराबाई का जाना सिर्फ एक स्त्री का जाना नहीं है, और हीरामन का प्लेटफॉर्म पर वैसे खड़ा रह जाना, छूट जाना, सिर्फ एक पुरुष का छूट जाना नहीं है। हमारी पूरी संस्कृति, मनुष्य की पूरी सभ्यता की व्याख्या इस जाने और इस छूट जाने के बीच रेणु ने दर्ज की है, जिसको समझने की जरूरत है। ऐसे ही रेणु की तमाम कहानियों पर अगर हम बात करना शुरू करें तो लंबा समय लगेगा। संवदिया हो, रसप्रिया हो, ठेस हो, ये सब कहानियां, अगर उपन्यास, जिस उपन्यास मैला आंचल से रेणु प्रसिद्ध होते हैं, रेणु को ख्याति मिलती है, उसके वह उसको लेकर तरह तरह की बातें हैं।
कुछ लोगों का ये मानना है कि मैला आंचल क्लासिक नहीं है। मैला आंचल कुछ लोगों का मानना है कि क्लासिक होते होते रह गया। इस तरह तरह की बात है। लेकिन हिंदी की जो रचनाशीलता है उसमें रेणु एक विस्फोट की तरह आते हैं। रेणु ने भाषा, कहन और यथार्थ की चुनाव को लेकर के जो दृष्टि है वो बहुत सामान्य नहीं है, वो असामान्य है, असाधारण है, बिल्कुल अद्भुत है। जिसको कहा जाए कि एक लंबे समय के बाद प्रेमचंद ने नींव रखी, गोदान जैसा बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप है। एक तरफ नई कहानी के जो धुरंधर थे, ये इनका शोरगुल था। इनके शोरगुल में गांव जहां बहुसंख्यक जनता जहां रह रही है वो गांव गायब था, जीवन ही गायब था। नकली जीवन की कहानियां जहां लिखी जा रही थी, मोह भंग के नाम पर जहां पर संबंधों की जो के नकली ताने बाने नई कहानी में अधिकतर ये लिखे जा रहे थे। हालांकि उसमें भी बहुत अच्छी कहानियां आई। कमलेश्वर और मोहन राकेश जैसे महत्वपूर्ण कहानीकार वहां थे। राजा निर्बंसिया जैसी कहानी या आर्द्रा जैसी कहानी, मलबे का मालिक जैसी कहानी, मोहन राकेश, तो कहानियां वहां भी थी। लेकिन रेणु जब आते हैं तो रेणु जिस त्वरा के साथ आते हैं, जिस गति के साथ आते हैं और जीवन के जिस छोटे छोटे डिटेल्स को लेकर के आते हैं, अमूमन हम जिसकी उपेक्षा करते रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण था। और रेणु ऐसे ही नहीं, कोई कौंध एक नहीं थे कि जो चमक करके खत्म हो गए। उनकी आभा में एक निरंतरता है। आप जुलूस उपन्यास देखिए। आज जब अभी के दौर में जब ये कोरोना का संकट आया और लगातार प्रवासी मजदूर जब भाग रहे थे, बड़े शहरों को छोड़कर पैदल चले आ रहे थे, तो मुझे जुलूस याद आ रहा था, रेणु का वह उपन्यास। रेणु उसमें लिखते हैं कि अविराम जैसे सब लोग चले जा रहे हों और वो देख रहे हों। तो ये है कि रचनाएं, रेणु की रचनाओं ने जहाँ अपने पूरी अपनी उपस्थिति में जीवन को अभिव्यक्त किया, जीवन के उन कोमल क्षणों को अभिव्यक्त किया। अमूमन रचनाशीलता हिंदी की जिसकी उपेक्षा उस समय कर रही थी, या उस पर जिसकी नजर रचनाकारों की नजर नहीं थी, वैसे वैसे कोमल क्षणों को, जहां से सचमुच जीवन निःसृत होता है, जहां से मनुष्यता का राग पैदा होता है, वैसे क्षणों की रचना की रेणु ने। उनकी और रेणु के रिपोर्टाजों को आप देखिए। रेणु सिर्फ अपनी कहानियों और उपन्यासों के लिए नहीं जाने जाते हैं। आप उनके रिपोर्टाजों को जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि जैसे आप उसमें समाजशास्त्र भी आप ढूंढ सकते हैं, उसमें इतिहास दर्ज है वो आप ढूंढ सकते हैं, उसमें सत्ता और प्रजा का जो खेल होता है, सत्ता और प्रजा के बीच जो दूरियां, क्योंकि वे राजनीतिक के थे बहुत। रेणु स्वयं चुनाव भी लड़ चुके थे, एक गहरी राजनीतिक दृष्टि वाले लेखक थे, इसलिए और उनकी राजनीतिक दृष्टि का जो मारक असर है वो उनकी रिपोर्टाज में आपको देखने को मिल सकता है। रेणु हमारे समय के एक ऐसे रचनाकार रहे हैं। और मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेरे लिखने पढ़ने में, मेरे लेखक बनने में रेणु की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ऋणी हूं उनका। जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं रेणु की नकल करने की पक्षधरता कर रहा हूं। आप रेणु यह न जाने कितने वर्षों तक, आने वाले समय तक यह चुनौती पेश करते रहेंगे कि तुम मेरे सामने खड़े हो, मेरे बरक्स खड़े हो। और यह एक बड़ी बात है। वह भाषा बहुत ही भाग्यशाली होती है जिसमें ऐसा लेखक पैदा हो जो आने वाले लेखकों को चुनौती देता रहे कि तुम आओ और मेरे सामने खड़ा हो अपनी रचनाशीलता के साथ। तो रेणु हर समय में चुनौती पैदा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आज इतने वर्ष बीत गए, उसके बावजूद रेणु चुनौती हैं। और रेणु का चुनौती बनना
नए रचनाकारों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और शताब्दी वर्ष में अभी बातें शुरू हुई हैं, बहुत सारी बातें होंगी। मैं स्वयं बहुत सारी बातें करना चाहता था और करूँगा, लेकिन हर बातचीत की अपनी एक सीमा होती है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना।